राम राम बड़े करें शुरू। एक क्वेश्चन पूछना जा रहा हूँ किसे। क्या कर रहा है? ऊपर बैठ के पढ़ेगा। हाँ, खींच लो नीचे वो आ जाएगा। चेयर पे खड़े हो जाओ, चेयर पे खड़े होकर खींच लो। अभी नहीं नहीं, फिर से करो, कोशिश करो, रुक जाएगा वहां पे, एक बार करना। हाँ, यहीं पे नहीं रुक रहा। चलो। हरि ओम प्रभु। लाइट है नहीं क्या आज? एक दो एसी चल रहे हैं, एक दो भी नहीं चल रहे। दो चल रहे हैं। अच्छा। क्या कर रहा है बे? बहुत मारूंगा। चलो ये क्वेश्चन देखो। दे डिड नॉट पे द बिल्स। ठीक है। येट। इसका आंसर बताएगा कौन? इंग्लिश का डॉन। ये रहा। एक इंग्लिश के पहले सर थे मुखर्जी नगर में, आजकल तो नहीं है, पहले पढ़ाते थे यहाँ पर। तो उनके पैम्पलेट्स होते थे ना, उनमें यही लिखा होता था। इंग्लिश सिखाएगा कौन? इंग्लिश का डॉन। और फिर अपना नाम लिख देते थे। अरे क्या आदमी हो यार। बताओ चलो। हाँ। हाँ, क्या मतलब? तो फिर क्या करोगे, नहीं बताओगे? नहीं बताएगा? अच्छा बता नहीं, हाँ तो ये ठीक है। फर्स्ट टाइम आया और तो पता रहेगा तो बता दो, फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हो गया? कोई कहीं पे भागवत पुराण में तो लिखा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जाना तो बताना ही मत। पढ़ो से। तू बता बे। ये तो फर्स्ट टाइम नहीं आया ना। बताओ, कोई भी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। ये जो रेड टी शर्ट में बच्चे, तुम बताओ। नहीं बता? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो रॉकेट साइंस का क्वेश्चन है ये। पढ़ो से। नहीं पता? पढ़ो से। पढ़ो से। तुम ये सब छोड़ो, अब जो मैं पूछूंगा वो बताते जाना। टेंस क्या होता है? बाकी चुप रहो, यही बोल रहे थे, इसी को बोल रहे थे। टेंस क्या होता है बेटा? वर्ब की फॉर्म होती है। क्या करती है वर्ब की फॉर्म? कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है जिसे हम टेंस कहते हैं? टाइम को रेफर करती है। वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी सेंटेंस में लिखा गया टेंस सही है गलत है, हमें कैसे पता चलता है? वर्ब की फॉर्म से। वर्ब की फॉर्म से पता चल जाता है सही है गलत। टाइम से। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना डिंट पे, तो हमने जैसा कि पढ़ा कि वर्ब की फॉर्म टेंस होती है, तो ये जो डिंट पे हमने लिखा ना, ये वर्ब की फॉर्म टेंस है। अच्छा, ये वो टाइम है जिसे रेफर करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। कोई बच्चा या यही बताएगा, येट का मीनिंग बता बेटा। टिल नाउ, ठीक है, हाँ। येट का मतलब होता है टिल नाउ। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में पढ़ना मत, जब इंग्लिश में समझ में आ रहे हो तो इंग्लिश में समझ लेना। अब येट का मतलब हो गया टिल नाउ। अगर इसका मतलब नाउ है, ठीक है, तो क्या ये टाइम पास्ट का या फ्यूचर का हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पास्ट या फ्यूचर होगा ना, तो हमें नाउ की जगह देन लिखना पड़ेगा। पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं वहां पे नाउ की जगह देन का यूज किया जाता है। तो अगर हम नाउ लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिस टाइम को हम रेफर कर रहे हैं वो टाइम प्रेजेंट है या पास्ट? प्रेजेंट है। तो इससे ये पता चल गया कि वो जो हमने लिख रखा है ना सेंटेंस, उसमें टेंस गलत यूज हो गया। क्योंकि अगर येट का मतलब टिल नाउ होता है तो वो टेंस हमारा वहां पे पास्ट का हो नहीं सकता। तो वो डिड नॉट पे जो पास्ट इंडेफिनिट लिखा है ना, वो गलत है।
एक छोटी सी बात अभी और समझनी है, ये जो हम टिल लिख रहे हैं, तुम में से जो बच्चे जानते हो वो ठीक है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। ये प्रीपोजिशन डेडलाइन को रेफर करने के लिए लिखी जाती है, टाइम की डेडलाइन। जैसे नाउ है ना, टाइम हो गया तो हमने उस टाइम को डेडलाइन बना दिया। डेडलाइंस जो होती हैं उनका रिलेशन होता है कंप्लीशन से, क्योंकि डेडलाइन एक ऐसा पॉइंट होती है जहां पे आके एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब फिर हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि कंप्लीशन शो करने के लिए हमें परफेक्ट टेंसेस का यूज करना पड़ता है। तो कुल मिला के हमें यह पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां पे करना है। अब नाउ तो प्रेजेंट को रेफर करता है, बात आसानी से समझ में आ गई होगी, लेकिन हो सकता है कोई बच्चे अभी टिल वगैरह में उलझे पड़े हों कि ये टिल डेडलाइन क्या है, कंप्लीशन क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है, ये सब मैं देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो डिफरेंट प्रीपोजिशंस होती हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इनमें से कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो उन पॉइंट्स को रेफर करती हैं जहां पे जाके इवेंट्स कंप्लीट या फिनिश हो जाते हैं, मतलब डेडलाइन की प्रीपोजिशंस होती हैं। फिलहाल में जो अभी हमें समझनी है वो एक तो ये टिल है और बाई है, और एक टू है, अप टू है। टिल और बाई जो है ना, ये प्रीपोजिशन है टाइम की। टू और अप टू जो है ये प्रीपोजिशन है स्पेस की। अब ये टाइम और स्पेस क्या है, अगर ये भी परेशान करने लग गया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ही वर्कड डैश 5 PM, he walked dash the shop। ये दोनों हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑप्शन टिल और टू हैं, देखो तो एक बार। ये भैया सोचने वाले क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है। टिल या टिल 5 PM है, टू 5 PM? टिल। ही वॉकड टिल द शॉप या टू द शॉप? टू द शॉप। अब देखो जो शॉप है ना, ये पॉइंट होता है स्पेस में, शॉप स्पेस का पॉइंट है। 5 PM स्पेस का पॉइंट है, टाइम का? टाइम का। तो अगर हमें टाइम के पॉइंट्स को रेफर करना है तब तो बाई या टिल यूज करना, स्पेस के पॉइंट्स को रेफर करना हो तो टू या अप टू यूज करना। अभी जो टिल और टू लिख रहे हैं ना, इनके थ्रू हम कहना क्या चाह रहे हैं वो भी समझ लेना। ये जो पर्सन वॉक कर रहा है ना, इसने वॉक करना जारी रखा शॉप तक, शॉप आ गई, इसकी वॉकिंग बंद हो गई, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं वर्क टिल 5 PM, तो इसने कैसे काम किया, लेकिन 5 बजे काम बंद। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कि बाई और टिल प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं तब जब हमें टाइम के एक ऐसे पॉइंट को रेफर करना हो जहां पे जाके एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जो एक्शन कंप्लीट होते हैं उनके लिए हमें परफेक्ट टेंसेस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बात बड़ी आसान है, लेकिन इस तरीके से चूंकि देखने की धीरे धीरे आदत पड़ पाएगी, तब तक अपना समझ लेना, बस रिवीजन करते रहना जो पढ़ाया जा रहा है उसका। हाँ भैया, अप टू भी लिख सकते हैं बच्चे, वो जैसे बाई लिख सकते हैं अप टू भी लिख सकते हैं। फिलहाल में वो हम डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशन हम पढ़ नहीं रहे, हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो कंजंक्शन टेंस पढ़ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात जो मुझे लगती है तुम्हें पूछनी चाहिए थी, फिलहाल में किसी ने पूछी नहीं। अगर ये कंप्लीशन हो गया है तो फिर हमने परफेक्ट टेंस क्यों नहीं लिखा, पास्ट इंडेफिनिट क्यों लिखा है? भाई हमने पढ़ा कि अगर हम टिल लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो टाइम का वो पॉइंट है जहां पे जाके एक्शन कंप्लीट हो गया। अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तब तो परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए था, लेकिन हमने तो पास्ट इंडेफिनिट लिख रखा है। पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो भी कंप्लीशन शो करता है, पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीशन शो करता है। पास्ट परफेक्ट होता है रिलेटिव कंप्लीशन। रिलेटिव कंप्लीशन का मतलब वो कंप्लीशन पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ होता है। ये पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ नहीं, तो इसलिए नहीं लिखा। दूसरी वजह क्या है, ये जो हम टिल 5 PM लिख रहे हैं ये टाइम पास्ट को रेफर कर रहा है या पास्ट ऑफ पास्ट को? पास्ट को कर रहा है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा। तो पास्ट परफेक्ट तभी लिखना जब रिलेटिव कंप्लीशन हो और टाइम पास्ट ऑफ पास्ट हो। ना तो कोई रिलेटिव कंप्लीशन है, कोई दूसरा एक्शन है नहीं जिससे हम रिलेट कर रहे हो, और ना ही ये टाइम हमारा पास्ट ऑफ पास्ट है, ये टाइम केवल पास्ट है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा। ठीक है, फिलहाल में ये 5 PM जो है ये तो पास्ट का टाइम है, लेकिन ये जो नाउ है तो प्रेजेंट का टाइम है। तो ये प्रेजेंट का टाइम है जो कि एक डेडलाइन है, तो इसका मतलब ये डेडलाइन है, तो हमें यहाँ पे परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा प्रेजेंट का। तो इसको ऐसे लिखो, दे हैव नॉट पेड द बिल येट। गर्मी तो कुछ ज्यादा हो गया, उसको चाय के लिए मना कर कहने रहने दे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। चलो यहाँ देखो, अगर इस सेंटेंस में येट नहीं लिखा होता तो ये सही होता है या गलत होता? तब भी अगर हम केवल इतना लिखें दे डिड नॉट पे द बिल, तो सही है गलत? तो सही है।
तो इससे हमें क्या समझ में आया? टाइम डिसाइड्स द टेंस। इससे हमें यह समझ में आया कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। अगर हम येट ना लिखें तो वो सही है, येट लिख दें तो वो गलत है। येट लिख दोगे तो उसका मतलब टिल ना हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने छोटा सा डिस्कस कर लिया है, इसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कस मतलब एक बेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखना क्या था। डोंट इज कॉल्ड हिम as he was with me up till now। ठीक है, डोंट इज कॉल्ड हिम as he was with me up till now। अब एक चीज समझना, ये जैसे टू से अप टू प्रिपरेशन बन गई, इसी तरीके से टिल से एक प्रिपरेशन बन गई है अप टिल। हालांकि अप टिल अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होती है, लेकिन ये वैसे ही समझ लेना, जैसे टिल है वैसे ही अप टिल है। ठीक है, जैसे टिल टाइम के लिए यूज होती है वैसे अप टिल भी टाइम के लिए यूज होती है। तो ये हमने अप टिल नाउ लिख दिया, तो ये हमारी प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, प्रेजेंट की डेडलाइन हो गई। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से देखना, ये टेंस है कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। ये जो वॉज है ना, ये यहाँ पे वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? वर्ब है। कौन सी फॉर्म की वर्ब है? सेकेंड फॉर्म। बी की सेकेंड फॉर्म होती है ना वॉज वर्ब। तो अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो जैसे वो गलत हुआ था वैसे ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर हम अप टिल नाउ लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिस टाइम को हम रेफर कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन ये टेंस तो पास्ट का है, तो ये गलत हो गया। हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो ये आंसर है। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डोंट इज कॉल्ड हिम एज ही हैज बीन विद मी अप टिल नाउ। अब फिर से एक बार समझ लेना, अगर वो अप टिल नाउ ना लिखा हो तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन छोटे मोटे एग्जाम्पल से जो हमें छोटी सी बात समझनी थी वो ये थी कि अगर किसी सेंटेंस में येट लिखा हो या सो फार लिखा हो, क्या मतलब होता है सो फार का, कोई बताएगा? सो फार का मतलब होता है अब तक, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक। ठीक है, तो टिल नाउ ही हो जाता है इसका भी मतलब। येट है, सो फार है, टिल नाउ है, बाय नाउ है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, लेटली है, रिसेंटली है, ऑफ लेट है, एटसेट्रा। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस में इस तरीके के टाइम एक्सप्रेशंस का यूज करें तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो जो एक्शन है जिसके बारे में बात कही जा रही है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। गर्मी तो बहुत है भाई आज। एक दो छोटी छोटी चीजें और भी समझ लेना। अगर तुमने ध्यान दिया तो जब हम कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहां पे हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को गलत करके लिखा गया था। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं तो हम देख रहे हैं वहां पे पास्ट इंडेफिनिट को गलत करके लिखा जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती हैं। जब हम उनका सही तरीके से यूज नहीं करते तो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा, ही हैज रिटर्न्ड होम, और हमने लिखा ही रिटर्न्ड होम। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा सही है ये बताओ? अरे ही हैज रिटर्न्ड सही है या ही रिटर्न्ड सही है? दोनों सही है। दोनों किस लिए सही है? टाइम डिसाइड द टेंस। टाइम डिसाइड करता है कि हमारा टेंस क्या होगा। टाइम हमने लिखा नहीं तो जो लिखा वो सही मान लो। हैज रिटर्न लिखा वो भी सही प्रेजेंट परफेक्ट, और ये लिखा ये भी सही। फिर हमने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, ही हैज रिटर्न्ड होम
यस्टरडे, यस्टरडे छोड़ो, लिख दो लास्ट मंथ। ही हैज रिटर्न होम लास्ट मंथ, सही है गलत? गलत है। अब हमने टाइम लिख दिया लास्ट मंथ, तो अगर टाइम लिख दिया तो टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। तो टाइम तो पास्ट का है लास्ट मंथ, अगर टाइम पास्ट का है तो टेंस प्रेजेंट का गलत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना कि टाइम डिसाइड द टेंस। अगर हम कोई टाइम ना लिखें तो जो भी टेंस होता है वो जनरली सही हो ही जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे वो भी सही है, पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे वो भी सही है। जब हमने टाइम लिख दिया लास्ट मंथ तो ये गलत हो गया। अब इसी बात को दूसरे एंगल से देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे टाइम ना लिखा हो, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं दोनों एक्शन सेम टाइम में हुए होंगे? मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों ही एक्शन मार्च 2019 में हुए हैं? मान सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं बच्चे। वो धीरे धीरे भी सीख जाओगे, समझ जाओगे, बस फोकस बनाए रखना। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज समझना, अगर हम टाइम ना लिखें तो प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी सही होता है, और कोई जरूरी नहीं वो दोनों अलग अलग टाइम के एक्शन हो, वो दोनों सेम टाइम के एक्शन हो सकते हैं। मतलब एक चीज बता, तू नहीं कर रहा था ना, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, ठीक है, वो एक्शन क्या कभी प्रेजेंट का हो सकता है? कॉमन सेंस। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं, क्या वो एक्शन कभी प्रेजेंट का हो सकता है? अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा कैसे? फिर तो फ्यूचर में जाएगा परफेक्ट होने के लिए। भाई प्रेजेंट का एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट होगा या फ्यूचर में? प्रेजेंट वगैरह हो जाएगा कंप्लीट। कॉमन सेंस यूज करूँ तो मारूंगा। प्रेजेंट का एक्शन है, मान लो मैं प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूं, तो उसका कंप्लीशन प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में? फ्यूचर में होगा। तो ये तो पूछ रहे हैं इतनी देर से। तो कोई भी एक्शन जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख रहे हैं वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का? हमेशा, वो हमेशा ही पास्ट का होगा। तो अब हमें समझना ये कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन कभी प्रेजेंट का हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पास्ट का ही होता है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते क्यों हैं? तो सिमिलरिटी ये होती है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो दोनों ही पास्ट के एक्शन होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि अगर कोई पास्ट का एक्शन हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, नहीं रिलेटेड है तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अच्छा, अगर टाइम लिख दोगे तो टेंस हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, अगर टाइम ना लिखा जाए तो जो चाहे लिख दो, वो दोनों सही होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस एक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो पास्ट में 2 दिन पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 1000 साल पहले हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यह देखना होता है क्या वो एक्शन प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से रिलेटेड है। अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना। अब एक चीज देखो, मान लो कोई पर्सन है, अब्रॉड गया था, ठीक है, और तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या वो वापस आ गया है, अब मैं उसको मिलने जाऊं या ना जाऊं, तो मैं तुमसे क्या कहूं? ही हैज रिटर्न होम या ही रिटर्न होम? हैज रिटर्न पता है क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि जो प्रेजेंट में तुम्हारा मिलने वाला एक्शन है ना, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम प्रेजेंट में उसको क्यों मिल पा रहे हो? क्योंकि वो वापस आ गया। अब वो वापस कब आया? आज आया, कल आया, परसों आया, पिछले साल आया, वो छोड़ो, आ गया, बस इतना काफी है। तो कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में हो, अगर उसको पास्ट का कोई एक्शन इफेक्ट कर रहा हो, तो वो पास्ट का एक्शन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, इसके लिए एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं। ही इज हैप्पी बिकॉज ही won the first prize। अब यहां समझना, ही इज हैप्पी जो हमने लिखा ना, ये रिजल्ट है। हैप्पी होना किसी पर्सन का रिजल्ट है। अच्छा, इस रिजल्ट की वजह क्या है भाई? कॉज क्या है इसका? कॉज ये कि वो प्राइज जीत गया। अब देखो, ये जो रिजल्ट है ये प्रेजेंट टेंस में है, और ये रिजल्ट इस एक्शन का है, तो क्या हम ये माने एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड है या नहीं? बिल्कुल ही है, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो तो उसी का है। तो इसका मतलब ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। अगर ये प्रेजेंट से रिलेटेड है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखो। अच्छा, अब अगर मान लो ये सेंटेंस केवल इतना लिखा होता, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो भी क्या गलत होता? तो ये सही होता। तो ये एक्शन है पास्ट का ही, चाहे तुम हैज वॉन लिखो चाहे केवल वॉन लिखो, वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही पास्ट के एक्शन होते हैं।
लेकिन अगर हम किसी पास्ट के एक्शन को प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से रिलेट करें तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, और हमने तैयारी कर ली और हमारा एग्जाम होना है नेक्स्ट वीक। तो अगर हमारा नेक्स्ट वीक एग्जाम होना है तो हम क्या कहें, वी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम या वी हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम? फिर से समझ लो, तुमने प्रिपरेशन की है महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल कोचिंग लेके। अब जिस एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे थे वो एग्जाम नेक्स्ट वीक है। अब क्या कहोगे, वी प्रिपेयर्ड वेल या वी हैव प्रिपेयर्ड वेल? हैव प्रिपेयर्ड वेल क्यों? क्योंकि उसका भी इफेक्ट है भाई, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक तो प्रिपरेशन ऑन ही रहेगा ना। तो हम इसको लिखेंगे वी हैव प्रिपेयर्ड वेल। अब मान लो हम किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे जो हो गया, वो एग्जाम हमारा लास्ट वीक हो गया, ठीक है, और हमने उसके लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी की थी, कोटा पढ़ के आए, बिलायत पढ़ के आए। अब क्या करोगे, एग्जाम हो गया लास्ट वीक, ठीक है, अब प्रिपरेशन दोनों ही पास्ट में हुई, ठीक है, सिंगल डे में तो प्रिपरेशन हो नहीं जाती, प्रिपरेशन तो महीनों में होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ये जो प्रिपरेशन है ये अभी भी इफेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, ये इसका इफेक्ट खत्म हो गया क्योंकि प्रिपरेशन एग्जाम तक होती है, एग्जाम हो गया, बात खत्म हो गई। तो हमें समझना ये कि जो पास्ट के एक्शंस होते हैं अगर वो प्रेजेंट में किसी भी तरीके से इफेक्टिव हो तो हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। अब जैसे मान लो हम लोग आजादी पा चुके हैं, ठीक है, तो ये पास्ट इवेंट है आजादी पाना, लेकिन आजादी जो है वो आज भी हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं? जो आज से 70 साल पहले काम हुआ, क्या वो आज हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है। आजाद होने की वजह से हम अपनी मनमर्जी का काम धंधा कर पाते हैं, जहां चाहे वहां सेटल हो पाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वी हैव गॉट फ्रीडम। वी हैव गॉट फ्रीडम हमें तब लिखना पड़ेगा जब हम इसको रिलेट करें किसी प्रेजेंट की सिचुएशन से। कोई पर्सन तुम्हें फोर्स कर रहा है अपने तरीके से चलने के लिए, वो चाहता है कि जैसे वो चाहता है हम उस तरीके से काम करें, तो हम उसको क्या कह देंगे सिंपल वर्ड्स में, वी हैव गॉट फ्रीडम। वी हैव गॉट फ्रीडम का मतलब कि हमें आजादी मिल गई, इतना मालिक नहीं बनो, क्योंकि ये काम भले 70 साल पहले हुआ हो लेकिन आज भी हमारे लिए वैलिड है। अच्छा, अगर मान लो हम टीचर हैं हिस्ट्री के या पॉलिटी के और हम अपने बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो फिर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, वी गॉट फ्रीडम, ठीक है। तो अगर पास्ट, अब देखो ये दोनों ही एक्शन हमें पता है 1947 में हुए, चाहे टाइम लिखा हो या ना लिखा हो, तो हमें पता है कि एक्शन 1947 में हुआ। लेकिन जब हम उसे प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेट करेंगे ना तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अच्छा, अगर हम मान लो टाइम ही लिखते हैं इन 1947, फिर केवल पास्ट इंडेफिनिट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम डिसाइड्स द टेंस। इतनी सारी डिस्कशन करने के बाद में जो मैं चाहता था, एक कंक्लूजन तुम्हारे हाथ में और आए, तुम सीख पाए या नहीं सीख पाए, लेकिन मैं बताता हूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, वो उन एक्शंस को रेफर करता है जो पास्ट के इवेंट्स हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो वो उन एक्शंस को रेफर करता है जो पास्ट प्लस प्रेजेंट के हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट के टाइम को रेफर करता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट को रेफर करता है। मतलब वो टाइम केवल पास्ट नहीं होता, पास्ट के साथ साथ उसमें प्रेजेंट भी इंक्लूडेड होता है। अब इस बात को भी एक दूसरे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 4 years। अब हमने लिखा दे हैव, एक मिनट, दे सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 4 years। अब देखो ये तो है हमारा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है, और ये है टाइम इन द लास्ट 4 years। ये जो इन द लास्ट 4 years है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट ईयर है वो इंक्लूडेड है या नहीं? देखो मैं जो सुनना चाह रहा हूं, मतलब पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हम इन द लास्ट 4 years कहेंगे तो हम 2018 टू 2015 रेफर कर रहे हैं, 2019 टू 2016? 19 टू 16,
क्योंकि हम प्रेजेंट में मतलब बैक जहां भी जाएंगे या फॉरवर्ड जाएंगे तो प्रेजेंट के पॉइंट से ही जाएंगे, रेफरेंस टाइम हमेशा प्रेजेंट का होता है। तो अगर हम इन द लास्ट 4 years कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये 4 years बैक जा रहे हैं अपने प्रेजेंट ईयर से। तो इसका मतलब ये जो हम टाइम लिख रहे हैं इन द लास्ट 4 years, इसमें तो हमारा प्रेजेंट का ईयर भी इंक्लूडेड है। तो ये टाइम पास्ट तो हुआ नहीं, ये तो हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट। अगर ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया तो इसके लिए जो तुम टेंस लिखोगे वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस इन द लास्ट 4 years। अब मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और ऐसे लिख देता हूं, दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस लास्ट ईयर। अब देखो हैव सफर्ड हमारा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट ईयर टाइम है। लास्ट ईयर जो टाइम है इसमें हमारा प्रेजेंट का ईयर 2019 इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मतलब द प्रीवियस ईयर। तो हमारा जो प्रेजेंट का टाइम है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये बात केवल पास्ट की हो रही है। तो जो लास्ट ईयर टाइम है ये केवल पास्ट है, पास्ट प्लस प्रेजेंट नहीं है। अगर ये केवल पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखो। तो फिर से समझ लो, अगर हम किसी ऐसे टाइम को रेफर करें जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक वैलिड है, पास्ट प्लस प्रेजेंट है, तो लिखा करो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो पास्ट के टाइम पे ही वैलिड था, प्रेजेंट में नहीं, तो लिखा करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? अगर ये हम इन द लास्ट 4 years या लास्ट ईयर ना लिखें, मतलब अगर हम ये ना लिखें ये, तो ये दोनों ही सेंटेंस सही थे। दे सफर्ड ह्यूज लॉस भी सही है, दे हैव सफर्ड ह्यूज लॉस भी सही है। लेकिन जब टाइम लिख दोगे तो टाइम डिसाइड द टेंस। तो जब हम लास्ट ईयर लिख देंगे तो टाइम पास्ट का हो जाएगा, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना पड़ेगा। इन द लास्ट 4 years लिख देंगे तो टाइम हमारा पास्ट प्लस प्रेजेंट हो जाएगा, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। ये सिमिलरिटी होती है प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में, कि दोनों ही पास्ट के एक्शन होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट का एक्शन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट का एक्शन होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट के अलावा प्रेजेंट में भी इफेक्टिव होता है, और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट में इफेक्टिव नहीं होता। इसी बात को एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। आई एम, वॉज, हैज बीन। एम तो खैर मत ही लिखो। आई वॉज, हैज बीन अ थीस्ट इन चाइल्डहुड। आई वॉज, हैज लिख दिया, एक मिनट, हैव बीन अ थीस्ट थ्रू आउट माई लाइफ। अगर किसी को बात पकड़ में नहीं आई हो तो वो इन एग्जांपल से सीखे। देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये वो टाइम है जिसके लिए हम इन टेंस का यूज कर रहे हैं, इन चाइल्डहुड, थ्रू आउट माई लाइफ। ये पर्सन जो ये बात कह रहा है वो जिंदा होगा या नहीं? कैसे पता तुम्हें जिंदा होगा? स्पीकर है बेटा, स्पीकर है इसलिए जिंदा होगा, क्योंकि आई जो होता है ना वो स्पीकर होता है। क्योंकि डेड आदमी तो ये बात कह ही नहीं पाएगा। तो अगर हम ये लिख रहे हैं आई, तो इसका मतलब ये बात जो कह रहा है वो स्पीकर कह रहा है, तो स्पीकर तो जिंदा ही होगा। तो ये जो थ्रू आउट माई लाइफ है, इस टाइम को तुम क्या मानोगे, पास्ट या पास्ट प्लस प्रेजेंट? पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो अगर ये टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट हुआ तो कौन सा टेंस? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। इन चाइल्डहुड जो टाइम है इसे क्या मानोगे, जो बात ये कह रहा है बच्चा होगा? अगर बच्चा होगा तो उसको कहने नहीं पड़ेगा इन चाइल्डहुड, और अगर वो इन चाइल्डहुड कह रहा है तो इसका मतलब फिर ये बच्चा है नहीं। तो चाइल्डहुड इसका कौन सा टाइम हो गया?
टाइम डिसाइड्स द टेंस। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो इन चाइल्डहुड लिखा है वो टाइम पास्ट है, थ्रू आउट माई लाइफ जो है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमने एक नाइन्थ क्वेश्चन लिखा, ही वॉज हैज बीन अ थीस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। अब देखो फिर से वही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये टाइम है। जिस पर्सन के बारे में हम ये बात कर रहे हैं वो जिंदा होगा या नहीं? कह रहा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता भी नहीं होगा? है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो जिंदा हो तो ये रहा आंसर, अगर वो डेड पर्सन हो जिसके बारे में बात कही जा रही है तो ये रहा आंसर। देखो समझ में नहीं आए तो कोशिश करना समझने की, रट्टे वट्टे मत मानना। तो अब इस सिचुएशन में हम वॉज लिख देंगे तो भी सही है, हैजबीन लिख देंगे तो भी सही है। अब डिफरेंस क्या समझोगे अगर वॉज लिखा है और हैजबीन लिखा है? अगर हम वॉज लिखेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पर्सन डेड है, थ्रू आउट इज लाइफ पास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो लिखा गया टाइम है ये पास्ट है, पास्ट होने का मतलब ये पर्सन डेड है। अच्छा, अगर हम हैज बीन लिख देंगे तो इसका मतलब ये एक्शन अभी भी इफेक्टिव है, अगर अभी भी इफेक्टिव है तो इसका मतलब ये पर्सन अलाइव है। तो जो टेंस होता है ना वो बहुत सी चीजों को एक्सप्रेस करता है, वो केवल मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं होता, उससे दुनिया भर की चीजें हमें पता चल जाती हैं। हैज बीन लिखोगे तो पता चल जाएगा आदमी जिंदा है, वॉज लिखोगे तो पता चल जाएगा डेड है। तो वॉज लिखेंगे तो टाइम पास्ट हो जाएगा, हैज बीन लिखेंगे तो पास्ट प्लस प्रेजेंट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय। वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय, सही है गलत? सही या गलत? गलत है। क्या करेंगे सही हो जाए? वी ऑलवेज हेल्प, ठीक है हाँ, और क्या? अच्छा, अगर ऐसे लिखते हैं वी हैव हेल्प दिस बॉय, क्या तो भी सही हो जाएगा? अगर हम वी हैव हेल्प दिस बॉय लिख दें तो क्या तो भी सही हो जाएगा? तो भी सही हो जाएगा। वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय गलत है या सही है? अब जिनको समझ में नहीं आ रहा वो समझे, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ? क्या हो बच्चे, ऐसा ही होता है यहाँ पे। अगर असल में इंग्लिश एक आठवां अजूबा है, थोड़ी सी मेहनत वेहनत करनी पड़ती है तब ये सब्जेक्ट बनता है, नहीं तो तब तक ये अजूबा रहता है हमारे लिए। अब देखो मैं समझाता हूँ ये दोनों सही क्यों है। कोई पर्सन आया तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए और तुमने उसकी मदद कर दी, तो ये रहा सेंटेंस वी हैव हेल्प दिस बॉय। जब हम ये लिखे ना वी हैव हेल्प दिस बॉय तो हमें इसे मानना पड़ेगा सिंगल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसकी अकरेंस सिंगल है, एक हुई घटना, एक बार हुआ इवेंट है। अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो, मतलब ये सिंगल इवेंट ना हो, ऐसा हो कि हमने उस पर्सन को पहले भी कई बार हेल्प किया, आज से पहले भी। अब क्या करोगे? मल्टीपल अकरेंस, मतलब सिंगल इवेंट नहीं है ये, मल्टीपल इवेंट्स हैं। अब क्या करोगे? यही लिखना पड़ेगा वी हैव ऑलवेज हेल्प हिम। तो अगर हम वी हैव ऑलवेज हेल्प हिम लिख रहे हैं ना तो ये तो भी सही है, तब हमें ये मानना पड़ेगा मल्टीपल अकरेंसेस। हाँ, घर से फोन है। हाँ, दोबारा नहीं बताता मैं कुछ भी। एक मिनट फोन कर लेता हूँ घर से आ रहा, भी बता दूंगा।
हाँ भैया, हाँ बेटा, डिफरेंट फ्रीक्वेंट, और बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जाएगा तभी तो सही होगा। लेकिन बेटा ये फ्रीक्वेंट एक्शन पास्ट टू प्रेजेंट का है ना, हम पास्ट टू प्रेजेंट को रेफर कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस टाइम को रेफर करता है, जो पास्ट टू प्रेजेंट का है। अब मान लो पास्ट का पॉइंट ये है और प्रेजेंट का पॉइंट ये है, इस बीच में केवल एक एक्शन हुआ, तब तो एक सिंगल इवेंट है, हमने लिख दिया वी हैव हेल्प्ड हिम। लेकिन अगर मान लो ये जो काम हुआ है उसकी मदद करने वाला, ये इससे पहले भी कई बार हुआ। अब तो मैं समझा देता हूं, असल में जनरली हम ये माने बैठे होते हैं कि ऑलवेज नेवर इंडेफिनिट लिखा है तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। असल में वो सही होता है, लेकिन जब तुम्हारा टाइम केवल पास्ट और प्रेजेंट हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लिखा करो, ठीक है। वो भी समझ में आ जाएगा, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो, काय परेशान हो रहे। तो देखो, कोई ऐसा पास्ट इवेंट जो हुआ और वो प्रेजेंट से इफेक्टेड है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख देंगे, अगर वो सिंगल इवेंट है तो। लेकिन बहुत से एक्शंस ऐसे होते हैं जो पहली बार नहीं, वो उससे पहले भी कई बार हुए होते हैं, मतलब उनमें अक्रेंस होते हैं मल्टीपल। जब हम पढ़ रहे थे कल टेंस या परसों जब भी पढ़ रहे थे, तो हमने शुरुआत में ये पढ़ा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो डेफिनेट एक्शन होते हैं, उनका टाइम डेफिनेट होता है, यही पढ़ा था ना। तो अगर हम ये लिख रहे हैं वी हैव हेल्प दिस बॉय, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर एक्शन है जो डेफिनेट है। लेकिन अगर ये एक्शन पर्टिकुलर ना हो, इसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमने दोनों लिखे ना, दोनों ही सही है। अब हमें समझना क्या है कि जब हम किसी एक्शन को लॉन्ग पास्ट से रिलेट करते हैं, लॉन्ग पास्ट का मतलब वो प्रेजेंट, अभी रिसेंट पास्ट में भी हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन वो उससे पहले भी बहुत बार हुआ, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर के साथ लिखना पड़ता है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, वो अपना समझ लो। ये एक सिंगल इवेंट है और ये मल्टीपल बार मतलब बहुत बार हुआ इवेंट है, तो ये भी सही, ये भी सही। अब इस पे बेस पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमें ये समझना है। हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही ऑलवेज, ऑलवेज क्या ऑफन लिख दो चाहे तो, ही ऑफन कम्स लेट। ये लो, अब अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, ही ऑफन कम्स लेट, सही है गलत है? सही है। हम क्या मान लेंगे इसको, उस पर्सन की हैबिट, हम उसको हैबिट मान लेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगी और हैबिट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने एक दूसरा इवेंट लिख रखा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर हम ये कह रहे हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एक्शन सिंगल अकरेंस है या मल्टीपल? मल्टीपल। अगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है तो इसका मतलब इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका होगा। अब क्या करोगे, अब तुम्हें पास्ट को रेफर करना है प्रेजेंट से, तो इसका मतलब जो तुम टाइम रेफर कर रहे हो वो पास्ट प्लस प्रेजेंट हो गया, ठीक है। पास्ट प्लस प्रेजेंट के टाइम के लिए कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट के उन एक्शंस के लिए जो सिंगल हो, लेकिन ये तो मल्टीपल है क्योंकि यहाँ पे तो ये भी लिख रखा है नॉट द फर्स्ट टाइम, तो हमें पता क्या लिखना पड़ेगा, ही हैज ऑफन कम लेट। तो जब हम ये ही हैज ऑफन कम लेट लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का कोई एक्शन है, लेकिन हम इसको लॉन्ग पास्ट से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में भी कई बार हुआ। और नहीं लिखोगे तो गलत रहेगा। एक तो एग्जांपल और लिख के भी समझा देता हूं, बाकी से यहाँ पे लिख लो, यूज ऑलवेज नेवर with present perfect tenses to relate the action, to relate the action with long past। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज किया करो उस एक्शन को लॉन्ग पास्ट से रिलेट करने के लिए। अगर ऑलवेज नेवर नहीं लिखोगे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि एक्शन फ्रीक्वेंट है और बहुत बार हुआ इवेंट है। एक और देखना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज कम लेट।
दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज कम लेट, अपने आप से करो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज कम लेट। क्या कि हम कैसे लिख दोगे, ये देख नहीं रहे हो टाइम प्रेजेंट का है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब ये एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों से रिलेटेड है। अगर हम दिस इज द फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इवेंट आज भी है लेकिन ये पहले भी हुआ है, तो इसका मतलब जो टाइम हम रेफर कर रहे हैं वो पास्ट प्लस प्रेजेंट है। ऑलवेज लिखना है क्या ये बताओ, बस ऑफन लिखना है कि नहीं, ऑफन लिखना है या नहीं, तो बताओ ऑफन लिखे हैं छोड़े, हाँ लिख दें, नहीं लिखना है। अब यहां पे पता है ऑफन क्यों नहीं लिखना है, जब यहां पे लिखा तो वहां पे क्यों नहीं लिख रहे, वहां पे नहीं लिखने की वजह पता क्या है, ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है और दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों एक ही सेंटेंस है। अब तुम में से जो बच्चे जानते हो तो ठीक है, जो ना जानते हो वो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो सेमी कॉलन होता है ना फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप का मतलब ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कॉमन है, मतलब कॉमन कॉन्टेक्स्ट का सेंटेंस है, इसीलिए हमने फुल स्टॉप ना लगा के सेमी कॉलन लगा दिया। जो नहीं जानते मैं उन्हें यहां से थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ देखो, ये जो सेमी कॉलन होता है ना, ये फुल स्टॉप का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब हम इसे फुल स्टॉप की जगह यूज करते हैं। कॉमा जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का सब मतलब सब्स्टिट्यूट होता है, उसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, आगे पढ़ेंगे तो बता दूंगा। ये पंक्चुएशन मार्क का यूज है, देखो जैसे हमने बहुत से नाउन लिखे या कुछ भी लिखा, ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई, तो मान लो ये 5 एलिमेंट्स हैं और हमें इन 5 एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है, तो हमने सब जगह एंड लिख दिया, लेकिन ये बाहियात लगता है देखने में, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला एंड लिखा रहने देंगे, बाकी जगह लिख देंगे कॉमा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ना कि वैसे, तो ये जो हमने कॉमास यूज किया ना, ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा, ये वाला कॉमा, ये कॉमा इस एंड की जगह यूज हो गया। तो जो कॉमास होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जगह यूज कर लिए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को रिप्लेस करते हैं, और जो सेमी कॉलन होता है वो फुल स्टॉप को रिप्लेस करता है। तो जब कभी हम सेमी कॉलन लिखते हैं तो उसको हमेशा फुल स्टॉप माना करो, ये माना करो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उनका कॉन्टेक्स्ट कॉमन है, इसलिए एक साथ लिख देगा, फुल स्टॉप नहीं लगाया गया, लेकिन वो होता फुल स्टॉप ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फुल सेमी कॉलन लिख रहे हैं तो इसको तुम फुल स्टॉप मान के चलना, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस अलग है, वो सेंटेंस अलग है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट कॉमन है। कॉन्टेक्स्ट कॉमन क्या है, अगर हम ये लिख रहे हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये बात इसी एक्शन के बारे में कही जा रही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब काम पहले कई बार हुआ होगा, तो वो शो करने के लिए हमने ऑलवेज लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें क्यों नहीं लिखना पड़ रहा ऑफन या ऑलवेज, वो इसलिए नहीं लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो सेंटेंस एक ही है, जो काम यहाँ पे ऑफन कर रहा था वो काम यहाँ पे ये क्लॉज कर रही है। समझ में आ गया है नहीं। तो ये जो पंक्चुएशन, हमें क्या लगता है कि ऑलवेज लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, टेंस बड़ा आसान है, क्लियर हो गया। असल में ऐसा नहीं है, टेंस में प्रोनाउन काम करते हैं। अभी जैसे हमने लिखा था ना आई और ही, तो आई लिखा थ्रू आउट माई लाइफ तो हैज बीन सही है, ही लिखा तो वॉज भी सही है, हैज बीन भी सही है, तो प्रोनाउंस मैटर करते हैं। सेमी कॉलन है, कॉमा है, ये मैटर करता है। हालांकि मैं तो जो जरूरी होगा वो डिस्कस करता रहूंगा, बाकी तुम अपना रिवीजन रिवीजन करोगे नहीं करोगे वो देखते रहना, ठीक है। मैं फिलहाल में अपनी तरफ से छोड़ता नहीं कुछ। तो अगर हम दैट कंजंक्शन लिखते हैं तो वो बिना ऑफन के सही है, लेकिन अगर सेमी कॉलन लगा दोगे या फुल स्टॉप लगा दोगे तो वो ऑफन लिखना जरूर पड़ेगा। और देखो आगे देखते हैं तो क्वेश्चंस। अभी तो आगे जब हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो ऑलवेज का वहां भी यूज करेंगे, तो तैयार बैठना सीखने के लिए। दिक्कत उन्हीं को हो जाती है जो बहुत ज्यादा मतलब पक गए। अब हमने क्वेश्चन लिखा 12th। ही इज नॉट सीरियस enough because
he has never faced any problem before. अब जैसे हमने ये लिख दिया, he is not serious enough because he has never faced any problem before. हमने कहा सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि इसने कभी कोई समस्या फेस नहीं किया। जो भर भुगत लेता है ना, एक तो एग्जाम फेल हो लेता है, वो सीरियस हो जाता है। अब एक चीज देखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमने इसमें नेवर लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम नेवर लिख रहे हैं या ऑलवेज लिख रहे हैं या ऑफन लिख रहे हैं या सेल्डम लिख रहे हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? अबे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन लिख रहे हैं तो इसकी क्या वजह होती है? उस एक्शन को लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना होता है। ये बताना होता है कि केवल रिसेंट पास्ट का एक्शन नहीं है, वो उससे पहले भी कई बार हुआ होगा, ये बताने के लिए। तो अगर वो काम पास्ट से रिलेट करने का ये नेवर ही कर रहा है, तो फिर ये बिफोर क्यों लिख रहे हो? तो तुम्हारा गलत हो गया। तो बिफोर गलत है, उसको हटा लो और केवल ऐसे लिखो, ही इज नॉट सीरियस एनफ बिकॉज ही हैज नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम। तो नेवर का मतलब समझ लेना, नेवर का मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट। अगला देखो, he is rather tense because he has never faced such a problem. हद हो गई भैंस तो। ही इज रादर टेंस, हमने कहा ये आदमी कुछ ज्यादा ही टेंस है, ठीक है, बिकॉज ही हैज नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम। ये जो पर्सन टेंस है, ठीक है, जो टेंशन में है, अब इसने प्रॉब्लम फेस कर ली कि अभी भी नहीं करी? चलो खैर, टेंशन में होना जो है, इसकी वजह क्या होगा? प्रॉब्लम को फेस करना है नहीं करना? वाह भाई, ये तो तुम्हारी फिलॉसफी है। अबे इतने हिले हुए हो क्या? आदमी टेंशन में कब होता है? जब प्रॉब्लम हो या जब नहीं हो? हो तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम में है पर्सन या नहीं है? लेकिन कुछ ज्यादा ही टेंस है। ज्यादा टेंस होने की वजह क्या है? पहली बार प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा, पहले नहीं कभी की होगी। तो ये जो हम नेवर लिख रहे हैं, ये नेवर निगेशन किसका कर रहा है? पास्ट का या प्रेजेंट का? केवल पास्ट का। पास्ट में इसने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, लेकिन प्रेजेंट में तो प्रॉब्लम फेस ही कर ली होगी। तो अगर नेवर का यूज केवल पास्ट के टाइम के लिए करना है, प्रेजेंट के लिए नहीं, तो फिर बिफोर वापस लिख लो। एक चीज बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कहां फंस गया? कभी कभी क्या, शुरू में 3 हफ्ते लगेगा। हाँ, एक ये, एक अगला, एक उसके बाद। जब तक कंडीशनल नहीं खत्म हो जाता तब तक यही लगता है सबको। लेकिन ये सही होता है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। जिसको समझ में आ गया वो राइट ट्रैक चला गया, जिसको नहीं समझ में आया वो तो वैसे उलझा पड़ा है। तो बात क्या है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन तरीके यही है। देखो, हालांकि मैं 2-3 एग्जांपल और लिखूंगा, लेकिन फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो नेवर हम यूज करते हैं, ये मीनिंग नेगेटिव कर देता है। अगर वो नेगेटिव मीनिंग पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए है, तब तो केवल नेवर लिखो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जिस टाइम को हम रेफर कर रहे हैं वो टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट है। पास्ट भी नेगेटिव, प्रेजेंट भी नेगेटिव, तो नेवर लिख दो। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि टाइम तो पास्ट प्लस प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव केवल पास्ट है, प्रेजेंट नेगेटिव है नहीं। तो अगर केवल पास्ट नेगेटिव हो, प्रेजेंट नेगेटिव ना हो, तो फिर नेवर के साथ में बिफोर भी लिखा करो। नेवर बिफोर का मतलब होता है नेवर अर्लियर, तो इसका मतलब वो काम पहले कभी नहीं हुआ लेकिन अब हो गया। अब 2 एग्जाम्पल लिखूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। I have never watched a movie before. This is first time
that I am watching one. ठीक है। दूसरा, I have never watched a movie, but I shall watch one tomorrow. देखो शायद यहां से क्लियर हो जाए। अब जैसे हमने लिखा, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बिफोर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम वॉचिंग वन, एंड आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बट आई शैल वॉच वन टुमारो। अब दोनों ही सेंटेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये जो हम टाइम रेफर कर रहे हैं, टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, दोनों में हमने नेवर लिख रखा है। नेवर का मतलब ये एक्शन जो है उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं कि हमने पास्ट में प्रेजेंट में कभी नहीं किया। वास्तव में ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, इसमें ये पर्सन पास्ट में भी कभी मूवी नहीं देख पाया, प्रेजेंट में भी नहीं देख पाया। ऐसा है क्या? पास्ट में नहीं देखी, प्रेजेंट में तो देख ही रहा बैठा हुआ। तो अगर ये पास्ट को ही नेगेटिव करना है, प्रेजेंट को नहीं नेगेटिव करना है, ठीक है, तो ये जो बिफोर है ना, ये सही है। ठीक है। अच्छा, मुझे वहां पे बिफोर लिखना नहीं था, खैर चलो वो सही लिख गया पहले से। अब हमने लिखा, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बट आई शैल वॉच वन टुमारो। ठीक है। तो इसने ये जो मूवी नहीं देखी वो प्रेजेंट में या पास्ट में, या केवल पास्ट में नहीं देखी? दोनों में नहीं देखी, क्योंकि इसका मूवी देखना प्लान है टुमारो के लिए। तो इसका मतलब ये एक्शन पास्ट के लिए नेगेटिव है, प्रेजेंट के लिए नेगेटिव है, तो फिर बिफोर लिखने की जरूरत नहीं है, वो नेवर दोनों को निगेट कर देगा। तो जब नेवर का नेगेटिव इफेक्ट केवल पास्ट के लिए हो, प्रेजेंट के लिए ना हो, तब नेवर के साथ में लिखा करो बिफोर। अगर नेवर का नेगेटिव इफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए हो, तो बिफोर मत लिखा करो। वो पास्ट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रेफर करता है, तो वो दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो इस पर्सन ने मूवी ना प्रेजेंट में देखी ना पास्ट में देखी। इसने पास्ट में नहीं देखी लेकिन प्रेजेंट में देख रहा है, तो इसलिए हमने नेवर का बिफोर लिख दिया। अगला देखो। आई हैव नेवर gone there before. ये सेंटेंस है क्या? अगर गलत हो तो ठीक है। ये पर्सन अब वहां जा चुका है या नहीं? अब जा चुका है, क्योंकि अगर हम बिफोर लिख रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग जो है नेवर का, वो केवल पास्ट के लिए। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना, आई हैव नेवर गॉन देयर बिफोर, तो इसका मतलब जो नेवर है ना, वो केवल पास्ट को नेगेटिव कर रहा है, प्रेजेंट को नहीं। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, नाउ आई हैव गॉन देयर, यही मानना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। सीखते साखते तुम लोग कुछ नहीं हो, बस अभी रूल के थ्रू इंग्लिश देखना चाहते हो। ध्यान देना, सेंटेंस इज नॉट जस्ट वर्ड्स, सेंटेंस इज द मीनिंग एज वेल। सेंटेंस केवल वर्ड्स नहीं होते, सेंटेंस एक मीनिंग होता है जो एक कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई कर रहा होता है। कई बार वो कॉन्टेक्स्ट गलत हो जाता है। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, और हम उसके बारे में ये कह रहे हैं ही हैज गॉन टू आगरा। अगर हम ही हैज गॉन टू आगरा कह रहे हैं, तो जिस पर्सन को लेकर हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली में होगा या आगरा में? आगरा में ही होगा अगर हम कह रहे हैं ही हैज गॉन टू आगरा। तो अगर हम ये कहते हैं वी हैव गॉन देयर, तो इसका मतलब हम यहां होंगे या वहां होंगे? वहां होंगे। सोच के देखो, वास्तव में अगर तुम आगरा चले जाओगे तो क्या कहोगे? आई हैव गॉन आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, कह ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तुम आगरा पहुंच जाओगे तब गॉन इसलिए नहीं कह पाओगे क्योंकि तुम वहीं पर हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कम। आई हैव कम टू आगरा ही कहना पड़ेगा ना, गो तो कह नहीं पाओगे। गो कब कह पाओगे? जब तुम दिल्ली में हो। लेकिन अगर तुम दिल्ली में हो तो ये कह क्यों दोगे आई हैव गॉन टू आगरा?
और अगर आगरा में हो तो फिर गॉन यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो वहां पहुंच गए, फिर तो कम लिखना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है? ये भी गलत और ये भी गलत, ये दोनों ही गलत। ना बिफोर के साथ सही, ना बिना बिफोर के सही, वो दोनों ही तरीके से गलत है। तब भी गलत बेटा। असल में वो एरर बिफोर की नहीं, वो किसी और चीज की, वो धीरे धीरे आ जाएगी पकड़ में। अब पता है यहाँ पे मैं समझना क्या है? देखो, जैसे कोई पर्सन है, वो कहीं चला गया, तो उसके लिए हम गो वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो पर्सन कोई और नहीं, हम खुद ही हैं, तब तो हम गो यूज ही नहीं कर पाएंगे अपने लिए, क्योंकि हम जहां जाएंगे हमारा ओरिजिनल पॉइंट वहीं होगा। होता क्या है कि अगर हम यहाँ हैं और कोई दूसरा पर्सन अवे है, हमसे दूर है, तो हम उसके लिए गो यूज करेंगे। लेकिन अगर हम खुद अपनी बात करें तो गो यूज ही नहीं कर पाओगे। तो पता है हमें क्या लिखना पड़ेगा? बी। बी लिखो, बी। मान लो कोई ऐसा पर्सन है, कहीं चला गया, गो। कहीं से आ गया, कम। कोई ऐसा है गया और घूम के आ गया, तो उसके लिए बीन लिखा करो, बीन। तो ये सेंटेंस तब सही होगा जब हम इसे ऐसे लिखें, आई हैव बीन टू आगरा। अब ध्यान देना, बीन का मतलब विजिटेड होता है। जब हम प्लेस को रेफर करने के लिए बी की फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है विजिटेड। तो हम ऐसे लिखते हैं, आई हैव बीन टू आगरा। ठीक है, तो ये सही है। इसको अगर सही करना चाहते हो ना, आई हैव नेवर गॉन देयर बिफोर। ठीक है, या मान लो मैं देयर ना लिख के गॉन टू आगरा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर, और तुम इसे सही करना चाहते हो, तो इसको सही करने का तरीका पता है क्या है? गॉन की जगह बीन लिख दो, एक कम लिख दो, तो ये सही हो गया। आई हैव नेवर कम टू आगरा बिफोर। अब जब हम नेवर बिफोर लिख देंगे, तो इसका मतलब हम पास्ट में कभी आगरा नहीं आए, लेकिन अब हम आगरा में, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो अगर हम बिफोर के बगैर इसे लिख दें, आई हैव नेवर कम टू आगरा, तो सही है गलत? तो गलत, क्योंकि अगर तुम आई हैव नेवर कम टू आगरा लिखोगे, तो इसके लिए तुम्हें आगरा में होना चाहिए। लेकिन अगर तुम आगरा में होगे और हैव नेवर कम लिख दोगे, तो इसका मतलब ना एक्शन पास्ट में होना, प्रेजेंट में हुआ। तो कम वो कह पाएगा जो आगरा में है, तो उसको या तो बिफोर लिखे, और नहीं तो ये लो ऑप्शन गलत। तो ये समझ लेना, थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें इंग्लिश को इस एंगल से देखने का मतलब सलीका हो, हमें इंग्लिश इस एंगल से देखने की आदत पड़ जाए। अब चाहे वो इस एग्जाम्पल से पड़ जाए, चाहे अगले एग्जाम्पल से पड़ जाए, चाहे इस हफ्ते में समझ में आ जाए, चाहे अगले हफ्ते में समझ आए, लेकिन हमें देखने की आदत ये डालनी है। मीनिंग और ट्रांसलेशन पे और रूल्स पे भरोसा कम, कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा। बीन का मतलब बेटा विजिट होता है। बीन का मतलब होता है जैसे हम गए, वहां से वापस आ गए। नाउ बीन, कौन से वाला? आई हैव बीन टू आगरा। आई हैव नेवर कम टू आगरा, आई हैव नेवर बीन टू आगरा बिफोर। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। बीन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि तुम यहाँ हो या वहां हो। तो हमें गो की जगह बीन लिखना पड़ेगा, और ये अपना ध्यान देना कि गो की जगह बीन लिखा करो फर्स्ट पर्सन के साथ में। क्या ये पॉसिबल है कि मैं घर जा चुका हूँ, ट्रांसलेशन हम ऐसे कहते हैं, आई हैव गॉन टू होम? देखो, एक बार सोच के देखो। मैं तुम्हें कितनी बुक दिखा दूंगा जिनमें ये लिखा होता है, लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिकल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं किसी तरीके से। आई हैव गॉन टू होम हम लिख ही नहीं सकते। या तो बीन लिखो, और नहीं तो कम लिखो। गॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तुम गो यूज करोगे तो तुम घर पे होने नहीं चाहिए। अच्छा, घर पे हो तो फिर गो यूज नहीं कर पाओगे, फिर कम यूज करना पड़ेगा, वही आगरा वाली कहानी। लेकिन हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन मारते हैं, मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू होम सीधा लिख बैठे, अब खोपड़ी यूज नहीं करते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम ग्रामर के हिसाब से सही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होती हैं। आज धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना, तो इस आदत का बड़ा फायदा मिलता है। हमें बहुत से रूल नहीं याद करने पड़ते, बहुत से एक्सेप्शन नहीं याद करने पड़ते, वो हमें अपने आप समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ और डिस्कस करता हूँ। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। हैव नेवर सीन, फिर से समझ लेना। जब हम हैव या मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, तो इसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। एक हमें ये बात ध्यान रखनी है हमेशा।
दूसरी जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी वो ये कि अगर हम नेवर का यूज कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वो जो नेगेटिव मीनिंग है वो पास्ट के लिए भी होगा और प्रेजेंट के लिए भी होगा। तो इसका मतलब ना वो काम पास्ट में हुआ ना कभी प्रेजेंट में हुआ। सोच के देखो क्या ये वास्तव में प्रेजेंट में नहीं हुआ? प्रेजेंट में तो हो ही गया होगा, क्योंकि जिस पर्सन से हम कह रहे हैं वो हमारा लिसनर है और हम उसी ऑफिस में उससे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नेवर जो है इसका नेगेटिव मीनिंग केवल पास्ट के लिए है, प्रेजेंट पास्ट दोनों के लिए है? केवल पास्ट के लिए। अगर नेवर का यूज केवल पास्ट के लिए कर रहे हो तो फिर बिफोर के साथ लिखा करो। तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस बिफोर। चलो खैर, कुल मिला के ये हमने यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जो भी हमने पिछले 1 घंटे में सीखा भी वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है, ठीक है। पास्ट का एक्शन अगर प्रेजेंट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा करो। अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो पास्ट में हुआ, मतलब प्रेजेंट में हुआ और पास्ट में कई बार हुआ, तो फिर हमें जब उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना होगा तो उसके बाद ऑलवेज नेवर लिखने पड़ेंगे। वो जो ऑलवेज नेवर है वही इस फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे। अगर हम ऑलवेज नेवर नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा ये फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज करना पड़ेगा। जब हम नेवर का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को नेगेटिव कर देगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें केवल पास्ट नेगेटिव होता है, प्रेजेंट नहीं नेगेटिव होता, तो वहां पे नेवर के साथ में बिफोर भी लिखा करो। तो छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट है, वो अपना रिवाइज कर लेना, वो समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा चलें, क्योंकि बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और जो अब हम कॉन्सेप्ट डील करेंगे वो भी बड़ा ही है। तो आज के लिए बाय करते हैं, कल ये ऐसे ठीक हो ही जाएंगे, तो कल पूरी क्लास करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, कोई प्रीवियस ईयर की बुक मत लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक वगैरह मत लेना, जो बुक लेनी है वो 7th 8th की ले लेना, स्कूल में पढ़ाई जाती है। और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना, इसके अलावा कुछ करना मत। मैं कई पब्लिकेशन के नाम बता देता हूं, हालांकि तुम्हें जो मिल जाए ले लेना, चूजी मत बनना। फिर भी एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ बता देता हूं। जो इंग्लिश मतलब जो यहाँ पे दिल्ली में स्कूलों में चलती हैं बुक जिन पब्लिकेशन की, रत्ना सागर, प्राची, होली फेथ, सुल्तान चंद, सृजन, ऑक्सफोर्ड, कॉर्डोवा, ब्लू हाउस, मतलब जो मिल जाए मैंने ले लेना। हाँ, 7th 8th बच्चे, 7th 8th प्राइवेट स्कूल्स में जो इंग्लिश की बुक्स चलती है ना, 2 बुक 7th में होती है, 2 8th में होती है। एक रीडर होती है, ग्रामर होती है, ठीक है। वो ले लेनी है बस। खाली टाइम में उन्हीं को पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर बुक नहीं, कोई रट्टा नहीं, कोई रूल नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, एक ग्रामर की होती है, एक रीडर होती है, 2 7th में होती है, 2 8th में होती है, दोनों लेनी है। वो तुम ले आओगे तो जान जाओगे मैं क्यों कह रहा हूं उन्हें लेने के लिए। कैम्ब्रिज की भी आती है। चूजी मत बनना है, मुझे याद आए वो मैंने लिख दिया, जो मैं तुम मिल जाए ले लेना बस। वो मत लेना एनसीईआरटी वाली, गवर्नमेंट की छपी हुई लेना, प्राइवेट ही। तो आज के लिए फिर एक काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। और कल हम पूरी क्लास करेंगे। आज के लिए बाय सभी को।